हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। आज का जो टॉपिक है वो राइटर्स का है। वो राइटर्स और डायरेक्टर किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को पिच कर सकते हैं, ये उसके बारे में है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे मुझे कुछ मेल आने लगे हैं, और हालांकि अभी सिर्फ 7-8 व्यूज़ ही हैं, 10 व्यूज़ हैं, किसी पे 16-17 व्यूज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं। जो देख रहे हैं वो मुझे मेल कर रहे हैं। तो कुछ मेल आए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। लोग किसी ने साउंड की कंप्लेन की कि साउंड प्रॉपर नहीं है। किसी ने बोला आप फ्रेम भी चेंज नहीं करते हैं, आप इस फिल्म मेकिंग लाइन को बिलोंग करते हैं और क्रिएटिव काम करते हैं, और आपको इतना नहीं पता कि फ्रेम चेंज करना चाहिए। एक फ्रेम में पूरा सब कुछ बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है, इसको ठीक कीजिए। तो बात वही है। पहले तो मुझे सभी के कमेंट अच्छे लगे, क्योंकि मैं एकदम नया हूँ और लोग ये देख रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और एक ने तो मुझे ये भी बोला कि अगर आप वीडियो अच्छे से नहीं बनाएंगे तो मैं आपको सब्सक्राइब नहीं करूँगा। आप अच्छा वीडियो बनाइए, तभी मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा। साउंड कम से कम आपका अच्छा आना चाहिए। तो देखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि कंटेंट अच्छे होंगे, इसकी मैं गारंटी दूंगा। और और बाकी चीज़ें ऐसी होंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है चीज़ों को करने का प्रॉपरली। एक ने लिखा कि क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को करना है तो अच्छे से करिए, वरना मत करिए। तो मैं उनको बता दूं, उनकी बात एकदम सही है। मैं उससे इत्तेफाक भी रखता हूँ। किसी भी चीज़ को करो तो पूरे दिल से, पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ अपना 100% दो। लेकिन अभी सिचुएशन सिर्फ ये है कि अगर देखिए, अगर मैं ये नहीं बनाऊँ वीडियो तो कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो बनते हैं और लोग इन्हें देखते हैं, भले थोड़ा साउंड ठीक नहीं होगा, फ्रेम करेक्ट नहीं होगा, लाइटिंग उतनी प्रॉपर नहीं होगी, तो कई बार मेरा चेहरा और बर्न आउट होता है, मुझे पता है, ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ। तो कम से कम कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको थोड़ा सा नॉलेज फिल्म लाइन से रिलेटेड बिल्कुल नए हैं और फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, उनको ये वीडियो देख के जो थोड़ा बहुत नॉलेज मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली पॉलिसी मैंने यहाँ अपनाई है। इस अभी मैं बेटर तो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। मैं सुबह सुबह वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद अपना सारी चीज़ों पे लग जाता हूँ। कई बार वीडियो बनाते बनाते मुझे कई चीज़ें याद आती हैं, अरे उसको मुझे कॉल करना था, मुझे उसको ये बात बोलनी थी, अरे ये एडजस्टमेंट है, ये स्क्रिप्ट में ये चेंजेस हो सकते हैं। तो वो सब मेरे वीडियो में आने लगते हैं। तो वो काम का अलग रहता है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अपना जो टाइम है उससे 1 से 1.5 घंटे पहले उठता हूँ। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं उस तरह से भी बेनिफिट है कि भाई चलो भाई, थोड़ा जल्दी उठ रहा हूँ, टाइम से उठ रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर मैं ये नहीं बनाऊँगा तो फिर ये बनेंगे ही नहीं वीडियो। और अगर मैं ये बना रहा हूँ तो मतलब कुछ तो मिल रहा है लोगों को। धीरे धीरे अगर वर्कआउट हो जाती हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं, तो मैं पूरी एक टीम रखूँगा जो इस पर काम करेगी। और जो इसको बहुत अलग लेवल पे मैंने सोचा है। मैं बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जो अपकमिंग एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ वो रेगुलर बेसिस पे चलेगा। और साथ ही जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो मुझे जानते हैं, मैं उनको इस चैनल पे लेके आऊँगा। और एक डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज़ देखेंगे आप। जो टिपिकल जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो नहीं होंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो फ्रेशर हैं और अपकमिंग टैलेंटेड हैं, और वो हैं जिनको कामयाब होने रास्ते नहीं पता। तो मेन फोकस वो है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सभी से, बट मैं वो नहीं कर सकता। कंटेंट मेरा प्रॉमिस है वो अच्छा ही होगा। वो आप बाकी चैनलों से कंपेयर करके देख लीजिए, वो आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा, अच्छा मिलेगा। क्योंकि मैंने जितने भी चैनल्स देखे हैं, जितनी भी चीज़ें देखी हैं, वो ये कभी कभी बहुत डीप बातें करते हैं, कभी कभी बहुत अपर लेवल, बहुत साइड, मतलब बहुत लेवल पे बातें करते हैं जो बहुत इजी हैं, जो कोई भी समझ सकता है। बहुत ज़्यादा डीप बातें करते हैं जो एक आम आदमी समझ नहीं पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी, तो मैंने दोनों का बीच का तोड़ निकाला है कि एक आम आदमी उसको समझ भी सके, समझता है बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता नहीं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। तो ये तो सारी बातें हो गई। ये
बाहर वीडियो में मुझे लगता है बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आके वीडियो देखता है और उसे वो पसंद नहीं आता तो वो थोड़ा सा हताश हो जाता है, और उसका हताश होना मेरा हताश होना है। तो साउंड और बाकी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर ये चैनल चला तो सब अच्छा मिलेगा आपको, अगर नहीं चलता है तो फिर आपको इसी तरह से काम थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। तो एनीवे आते हैं आज की वीडियो पे। आज हम बात करेंगे राइटर और डायरेक्टर किस तरह से अपने सब्जेक्ट पिच कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है एक्टर भी देखें, मैं चाहूँगा कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट भी देखें, बाकी लोग भी देखें जो इस लाइन्स के लिए नॉलेज बढ़ता है आपका, कैसे चीज़ें वर्कआउट होती है, कैसे इंडस्ट्री फंक्शन करती है, वो सब आपको पता चलता है। तो देखिए एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एक प्रोजेक्ट ऑन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आइडिया। और वो आइडिया किसी का भी हो सकता है, वो आइडिया डायरेक्टर का भी हो सकता है, वो आइडिया राइटर का भी हो सकता है, वो प्रोड्यूसर्स का भी हो सकता है, वो चैनल का भी हो सकता है जिस प्लेटफॉर्म के लिए वो बन रहा है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आइडिया कहीं से भी आ सकता है, उसको डेवलप करना, उसको बनाना, वो एक राइटर का काम होता है। कई बार डायरेक्टर पहले हायर होता है, फिर वो उसके साथ मिल के बनाता है। कई बार डायरेक्टर बाद में हायर होता है, राइटर डेवलप करता है क्रिएटिव टीम के साथ मिलकर। तो अगर आपने कुछ लिखा है, अगर आपने कुछ लिख लिया है, अगर तो पहले तो प्रेजेंट कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। अक्सर राइटर्स की एक कंप्लेन रहती है कि हम सब कुछ कैसे भेज दें, हम सारी चीज़ें भेज दें और वो हमारी चीज़ों को चोरी कर ले तो कैसे होगा। तो लोग बड़ा ही छोटा सा, बहुत ही भद्दा सा वन लाइनर लिखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आता है। कई बार आप समझ ही नहीं पाते कॉन्सेप्ट किस टॉपिक पे, या समझ जाते हैं तो और आप डिटेल चाहते हैं। और कई बार लोग, आपने भेजा है कहीं और, किसी और ने भेजा जिसमें डिटेल है, तो वो ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं उसको, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है आपको राइटिंग नहीं आती। तो सबसे पहले जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाइए, वो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और थोड़ा प्रेजेंटेबल जो आपका, देखिए हमारा जो कपड़े होते हैं, हमारा जो लुक होता है, आप किसी को देख के उसके बोलने से पहले एक इमेजिनेशन बना लेते हैं उसके कि ये खड़ूस है, ये बहुत प्यारा है, या ये अच्छा है, यह एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, ये ऐसा होगा वैसा होगा। आप पर्सनालिटी देख के जज जरूर करते हैं लोगों को। सेम वही होता है जो आपका प्रेजेंटेशन का लुक है और सारी चीज़ें हैं, जो आपका मेल आप करते हो, उसको देखकर लोग जज करते हैं कैसा होगा। वो साइकोलॉजिकल है, वो सबके साथ है। तो वो साइकोलॉजिकल बैटल को आपको जीतना है। तो आपको और इंटरेस्टिंग बनाना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का नॉलेज लीजिए, जाइए ऑनलाइन सीखिए। लोग राइटिंग का समझ लीजिए आप, ये भी हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले वीडियो में बताया है, इसके पहले कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि राइटर के लिए इम्पॉर्टेंट है जो वो कहना चाहते हैं, जो वो दिखाना चाहते हैं, वो दुनिया दिखनी चाहिए लोगों को कैसी है। जो वो चाहते हैं कि इस तरह से शूट हो, इस तरह से जो अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको जिस तरह से वो आउटपुट चाहते हैं, वो उनको पेपर पे निकाल के देना है। तो बेहतर ये है कि आप उस चीज़ को समझें, खूबसूरत होना चाहिए जो आपका प्रेजेंटेशन है। तो और दूसरी चीज़ जो ये बोलते हैं कि लाइन अप भेज देते हैं सब कुछ, हम क्या करें, चोरी कर हो सकता है, ये हो सकता है। मैं इससे इनकार नहीं करता, बिल्कुल होता है और होता भी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। आपका कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया जाता है, आपका स्क्रीन प्ले उस हिसाब से बदल दिया जाता है और चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन मैं आपको आपके लिए एक बात बोल देता हूँ, कोई टैलेंट आपका नहीं ले सकता। हो सकता है आपका एक प्रोजेक्ट ले लिया जाए, बट आपका टैलेंट आपके पास रहेगा, वो कभी नहीं मरता। आप दूसरा डेवलप कीजिए, तीसरा डेवलप कीजिए। और यही तो होती है फ्लेक्सिबिलिटीज़। आप एक ही प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी एक ही बनाएंगे? नहीं ना। और आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने हैं और एक्सट्रीम लेवल पे अच्छे बनाने हैं कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो जब आप इस तरह की सोच रखेंगे, तो अगर ऐसा होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत मतलब होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दोगे तो वो तो वैसे ही नहीं होने वाला है। तो प्रेजेंटेशन बेटर बनाने के लिए आप सिनॉप्सिस दीजिए। अगर आप एक वेब सीरीज़ पिच कर रहे हैं तो उसका पूरा बाइबल होना चाहिए, एपिसोडिक लाइनअप होना चाहिए, पहला एपिसोड होना चाहिए, वो अलग से होना चाहिए। एक पीपीटी आप बनाएंगे जिसमें आपके सिनॉप्सिस होने चाहिए। और देखिए क्या होता है, एक ऑडियो नरेशन होता है,
जो आपकी आवाज़ में आप रिकॉर्ड करते हैं वो साथ में अटैच कीजिए। कई बार लोगों के पास टाइम नहीं होता है। मैं पर्सनली ऑडियो नरेशन प्रेफर करता हूँ। जब मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो मैं ऑडियो नरेशन नहीं होता है तो मैं मंगाता हूँ। मैं और कैरेक्टर्स मंगाता हूँ मैं। तो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सिनॉप्सिस के साथ अपनी पीपीटी में प्रेजेंटेशन कैरेक्टर का भी डालते हैं तो वो बहुत अच्छा इम्पेक्ट करता है, क्योंकि कैरेक्टर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग की। आप कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, आपको अगर वो फिल्म याद है तो आपको उसके कैरेक्टर्स याद होंगे। रन फिल्म है, अगर मैं ऐसे बोलूँ रन फिल्म, तो लोगों को 10 मिनट 15 मिनट सोचने में लगेगा कौन सी रन फिल्म, क्या 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 क्या। और अगर मैं बोलूँ कौआ बिरयानी तो लोग तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं कौआ बिरयानी के साथ। कई बार कैरेक्टर्स निकल जाते हैं, कैरेक्टर्स की वजह से चीज़ें फेमस हो जाती हैं। हमारी जो सुपर हिट फिल्म है शोले, उसमें घोड़ी तक फेमस है, उसका नाम तक लोग जानते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, शोले की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसमें सभी के नाम आपके याद होंगे। आपको हेमा मालिनी का नाम क्या था पता होगा, आपको धर्मेंद्र का नाम क्या है पता होगा, अमिताभ बच्चन जी का नाम क्या था सब पता होगा। लेकिन आपको नहीं पता होगा शायद जया बच्चन का नाम क्या था। मुझे पता नहीं, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि उनके कैरेक्टर में वो बात नहीं, मतलब उनका कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया और बहुत अच्छे से प्ले किया, और वो जो कैरेक्टर था वो स्टोरी के हिसाब से बहुत अच्छा था। लेकिन अगर हम देखें तो उसमें कुछ उस पर्सपेक्टिव से जो इन कंपेयर टू अदर कैरेक्टर उतना कुछ नहीं था करने के लिए। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, बट उसमें उतना कुछ नहीं था, इसलिए लोग उस कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, इसलिए लोगों को उसका नाम तक याद नहीं है। एनीवे, तो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मैं कैरेक्टर्स सबसे पहले पढ़ता हूँ सिनॉप्सिस पढ़ने से पहले। तो अगर आप किसी को पिच कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सिनॉप्सिस, वो अच्छे होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो कैरेक्टराइजेशन है, जो लिखे हुए हैं, एक एक कैरेक्टर को बहुत डीपली लिखिए। एक एक 1.5 पेज का कैरेक्टराइजेशन अगर हो सके तो लिखिए, नहीं तो एक पेज या 45% पेज तो आपको भरा होना चाहिए। सोचिए उसको और डीपली सोचिए। अब एक और चीज़ है, कैरेक्टराइजेशन लिखते कैसे हैं उस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। कैरेक्टराइजेशन का स्टोरी से लेना देना नहीं होता है। कई बार लोग ना कैरेक्टराइजेशन को स्टोरी से रिलेट करके लिख देते हैं। XYZ कैरेक्टर इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, वो इस प्रोजेक्ट का मेन विलन है, जब उसने कुछ किया तो उसे मारा गया तो हीरो ने दुश्मनी की। ये सब स्टोरी है, ये उसका कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर होता है वो कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है, वो क्यों है ऐसा, उसकी बैक स्टोरी क्या है। हर किसी का अगर उसका माइंडसेट है, अगर आपका विलन है तो वो विलन बना कैसे, उसकी बैक स्टोरी होगी जो आपको जाननी ज़रूरी है, तो आपको बताना ज़रूरी है। वो बैक स्टोरी आप बता सकते हैं लेकिन वो स्टोरी का हिस्सा नहीं होगी। वो मेन जो स्टोरी उसका हिस्सा ना भी हो तो उसकी मेंटालिटी ऐसी क्यों है, उस पर आप डीपली बात कर सकते हैं। आप उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या न्यूएंसेस हैं वो बात कर सकते हैं, क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्यों ये कैरेक्टर अलग है, वो आप बता सकते हैं। तो लिखने से पहले आपको भी समझना है ये कैरेक्टर बाकी, अगर आपका विलन है तो बाकी विलन से कैसे अलग है, आपका हीरो है तो बाकी हीरो से कैसे अलग है। वो सारी चीज़ें आपको सोचनी है और इंटरेस्टिंग बनाने, सारे कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बनाने हैं। स्टोरीज़ वही होती हैं, 4-5 घूम फिर के वही आ जाती हैं बार बार, लेकिन आपका कैरेक्टर हर बार नया होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपका नया होना चाहिए, वही बात है। स्टोरी वही है, 8-9 घूम रही हैं, लोग डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर देते हैं तो वो चीज़ें चल जाती हैं। एनीवे, वापस से मुद्दे पे आते हैं। तो आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टोरी, आप सिनॉप्सिस भेजिए, वन लाइनर भेजिए, कैरेक्टर भेजिए, और साथ में ऑडियो नरेशन भेजना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रेफर करता हूँ ऑडियो नरेशन। इसके साथ आपकी जो दुनिया है, आपने ये कंसीव किया ये प्रोजेक्ट, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो राइटर हो, ये दोनों के लिए है। तो आपने जब ये कंसीव किया तो आपकी दुनिया क्या है वो भी दिखाइए। आर्टिस्ट जो मेन कैरेक्टर्स उनके लुक कैसे होंगे तो उसके भी फ़ोटोज़ होने चाहिए। कोशिश कीजिए उसमें किसी सेलिब्रिटी के फ़ोटो ना डालिए। गूगल से कुछ ऐसे सर्च कीजिए जो डिज़ाइनर के मॉडल्स हैं वो रखिए। ज़्यादा बड़े एक्टरों को मत लीजिए, अवॉइड कीजिए अपनी पीपीटी में, स्पेशली जब आप कॉस्ट्यूम से रिलेटेड कुछ बताना चाह रहे हैं, लुक से रिलेटेड कुछ कहना चाह रहे हैं तो। क्योंकि वो क्या होता है, अगर किसी बड़े एक्टर का फ़ोटो है तो आदमी कनेक्ट, पता नहीं वो साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है, ये
बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और इसने बड़ा एक्टर है इसलिए इसकी फ़ोटो यूज़ की, इसलिए कॉस्ट्यूम यूज़ किया क्योंकि ये बड़े एक्टर ने समझा है। उसमें आपकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट कम मिलता है। तो आप अगर किसी बड़े सेलिब्रिटी का फ़ोटो डाल रहे हैं क्योंकि आपको वही लुक चाहिए और वो लुक आपको इंटरनेट पे कहीं और से नहीं मिल रहा है, तो उसके फेस को ब्लर कर दीजिए। मैं कभी भी फेस नहीं रखता, मैं तो काट देता हूँ यहाँ से। अगर मुझे अगर अगर यहाँ पे कैप या कुछ मैं नहीं दे रहा हूँ मेरे कैरेक्टर को, तो मैं काट देता हूँ, मैं रखता ही नहीं हूँ उसको। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो करिए, नहीं तो अगर फेस रखना है तो आपको ब्लर कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो देख रहा है आपकी पीपीटी, उसका फोकस होना चाहिए आपकी क्रिएटिविटी में, आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं उस पर होना चाहिए, ना कि बाकी चीज़ों पे जाए। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपकी लोकेशंस क्या क्या हैं वो फ़ोटोज़ सर्च कीजिए और वो फ़ोटोज़ ऐड कीजिए, ठीक है। उसमें हो सकता है कुछ जो नॉर्मल जैसे हमारे शूटिंग लोकेशंस हैं उनके ना हो फ़ोटोज़, तो और इंटरेस्टिंग होता है। तो आपके फ़ोटो, आपके लोकेशंस होने चाहिए, आपके कैरेक्टर्स के लुक होने चाहिए। आपको फिल्म का लुक भी देखना है कि किस तरह का रहेगा, ग्लॉसी लुक रहेगा, थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए, थोड़ा सा ग्रे शेड चाहिए, किस तरह की चीज़ें आप चाह रहे हैं। ये पूरा राइटर और डायरेक्टर का कन्विक्शन होता है कि हाँ, लोगों को ऐसा लगता है इसने कितना डीप सोचा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उसमें होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से क्या हो सकता है, तो उन्हें समझ में आता है कितना डीप सोचा है। कलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बैकग्राउंड चूज़ जो कर रहे हैं, आपको एक थीम बनानी है, इस प्रोजेक्ट की एक थीम होगी, इसका एक कलर पैटर्न डिसाइड करना है, रेड, येलो, ग्रीन। तो उसी ग्रीन या येलो या किसी और जोन का पूरा होना चाहिए सेटअप जो भी आप बना रहे हैं, तो वो ध्यान रखिए। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा सा आपको नया लुक देता है। और भी पीपीटी सर्च कीजिए नेट पे कैसे बना सकते हैं बेहतर तरह से प्रेजेंटेशन। आपको देखिए भीड़ से अलग होना है। हज़ारों लोग, लाखों लोग रोज़ मेल करते हैं, स्क्रिप्ट डायरेक्टर्स मेल करते हैं, बट उसका कुछ होता नहीं है क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो भीड़ से अलग कैसे है, वो क्यों अलग है, वो दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले आपका लाइनअप आना चाहिए, उसके बाद आपके सिनॉप्सिस आना चाहिए, सॉरी, सबसे पहले आपका लाइनअप होना चाहिए, उसके बाद आपका ऑडियो नरेशन होना चाहिए, उसके बाद आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए, सिनॉप्सिस के बाद आपके कैरेक्टराइजेशन होने चाहिए, उसके बाद लोकेशन होनी चाहिए, उसके बाद लुक होना चाहिए, उसके बाद फिल्म का लुक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको 7 से 8 पीपीटी के प्लेट्स बनाने हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है तो आप अपना रिज्यूमे भी एक पेज में लिख सकते हैं, अपने बारे में एक पेज में या कुछ शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ नया नहीं किया, आप अभी फ्रेशर हैं या बिल्कुल नए हैं, आपने कुछ भी खास नहीं किया, तो आप उसको अवॉइड कीजिए तो बेटर है। अब ये हो गया, पीपीटी तैयार हो गई। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अभी क्या होता है, बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके पास आप जो मेल कर रहे हैं उस तरह के बहुत मेल रोज़ आते हैं, और मैं आपको सच बोलूँ वो अप्रोच भी करेक्ट नहीं है। उसके कई रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि उनके पास जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइनअप होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ब्रेक नहीं मिलता, वो न्यू कमर्स को ब्रेक नहीं देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ब्रेक देते हैं, बट वो उनको जानते होते हैं पहले से, या वो उनके असिस्टेंट राइटर्स होते हैं, या उनके यहाँ काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो वो उनको ब्रेक देना, उनसे मिलना और ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वहाँ पे सेटअप भी इतना होता है कि हर बड़े बॉम्बे आते ही लोग बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को ही क्लिक करते हैं क्योंकि लोगों को उन्हीं के बारे में पता होता है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं और वो ऐसे एंटरटेन करते नहीं हैं। उनके पास सेटअप बहुत तगड़े होते हैं क्योंकि वो किसी को भी, किसी भी डायरेक्टर, किसी को भी राइटर्स, किसी भी एक्टर को अप्रोच कर सकते हैं, वो उन्हें मना नहीं करते हैं। तो वहाँ मोस्टली जो सेटअप होते हैं उस सेटअप में नए लोगों को ब्रेक मिलता है, बट वो लोग होते हैं जो उनके साथ सालों से जुड़े होते हैं, तो ऐसे ब्रेक मिलना वहाँ बहुत मुश्किल होता है। और एक बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है या छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेज में क्या होता है, जब आप उनको मेल करते हैं स्क्रिप्ट के लिए, हर प्रोडक्शन हाउसेज ने एनालिस्ट रखे हुए हैं जो आपकी स्क्रिप्ट जब जाती है तो उसको एनालिस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको पढ़ते हैं और आपको रिवर्ट करते हैं। ऐसा मोस्टली जगह होता है, लेकिन जब आप उनको स्क्रिप्ट मेल करेंगे तो आपको एक मेल आ जाएगा, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट विद अस XYZ and we review your application and we get back to you very soon। इसके बाद आपको कभी दूसरा मेल नहीं आता है, मोस्टली नहीं आता है, कभी कभी दूसरा मेल आ जाता है, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गोइंग विथ यू दिस टाइम बट नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑल द बेस्ट, इस तरह से
कुछ चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, बट वो सेकंड जो मेल है वो बहुत रेयर केस में आता है। होता क्या है, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब आप उनको भेजते हैं तो जो आपकी स्क्रिप्ट को रिव्यू करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस में, मोस्टली लोग क्या होते हैं, उनका काम वहाँ पे स्क्रिप्ट डेवलपमेंट और आइडिया डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट का भी होता है। तो कई बार कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि वो आपका स्क्रिप्ट लेते हैं, उसमें छोटे मोटे चेंजेस करते हैं, चीज़ें बैकड्रॉप और बाकी चीज़ें पूरी तरह से बदल देते हैं, बेसिक लाइन वही रख के बाकी आसपास की चीज़ें सारी बदल देते हैं। उनको ये करना बहुत अच्छे से आता है, तो वो कर देंगे और करने के बाद वो उसको प्रेजेंट कर देते हैं कि उन्होंने उसको लिखा है, उन्होंने उसको डेवलप किया है, और आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? एक रिलीज़ फॉर्म करके एक फॉर्म आता है, जब आप किसी को मेल करेंगे, अगर वो आपसे एक फॉर्म साइन कराते हैं, रिलीज़ फॉर्म। और कुछ फॉर्म होते हैं जिसमें बहुत क्लियरली वो लिखते हैं उसमें कि अगर हम आपका ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते हैं और इससे मिलता जुलता कुछ समय बाद अगर हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है तो आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो सिक्योर होना चाहते हैं। ये स्क्रीन राइटर से अप्रूव्ड चीज़ें हैं, बट ये इसका मकसद ये था कि अगर हम कुछ इन हाउस डेवलप कर रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट, तो ऐसा ना हो हम डेवलप करें बाद में आप उसको क्लेम करो। तो इसलिए उस लिहाज से वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं, बट वो ईजी नहीं है। उसमें मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइनअप होते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट में क्यों हाथ डालें? सुनने में अच्छा आता है कि स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कॉर्पोरेट जब से इन्वॉल्व हुआ तब से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, 100% है, बट जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका रिकवरी ऑलरेडी आ जाता है। थिएटर में फिल्म चले नहीं चले, उनके पास सेटेलाइट राइट से पैसा आ जाता है, उनके पास ओवरसीज से पैसा आ जाता है, म्यूज़िक राइट से आ जाता है, और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, डिजिटल राइट्स होते हैं। तो वो अपनी पैसे रिकवर कर लेते हैं जितने भी एस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, क्योंकि उनका टाइप हर किसी के साथ है, तो फिल्म उतना पैसा निकाल लेती है जितना वो डालते हैं, तो उनको लॉस का कोई टेंशन होता नहीं है। तो वो सिक्योर होना चाहते हैं। उनकी मार्केटिंग टीम होती है, वो एनालाइज करती है हर चीज़ को, फिर वो बजट बताती है कि इसका इतना बजट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ काउंट होती है उसमें। एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, लोकेशंस क्या हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, उसको एनालाइज करके वो एक बजट देते हैं, उस बजट में फिल्में बनती हैं। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का कुछ इस तरह से काम होता है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप, मेरी राय में, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को मेल करना या वो कोई बेनिफिट आपको नहीं देगा, क्योंकि वो एंटरटेन नहीं होंगे आपसे, क्योंकि उनके पास जो मेल आईडी उन्होंने दिया होता है वो एक प्रोटोकॉल होता है, वो देना ही पड़ता है हर किसी को, बट उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है, उससे कुछ कभी कोई फ़ायदा होता नहीं। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बात कर रहा हूँ, इवन छोटे प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहा हूँ, तो उसको भेज के कोई मतलब नहीं होता है, अनटिल और अनलेस कि वो कहीं पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ग्रुप में शेयर करें कि भाई हमको राइटिंग के राइटर्स चाहिए, हमको स्क्रिप्ट चाहिए, हम स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं, तब ज़रूर भेजिए, क्योंकि तब आपकी स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी, तब आपको रिव्यू किया जाएगा। लेकिन जब उनको ज़रूरत नहीं है और आप भेज रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें लाइनअप हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें लाइनअप हो रही होती हैं। वो आपके मेल पे डिपेंड नहीं करता है, आपके मेल से वो चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी, आपकी स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी होगी वो पड़ी रहेगी, वो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं। लेकिन अगर उन्होंने डाला है कि उन्हें स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, तो 101% भेजिए, क्योंकि तब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के। ठीक है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टर्स को भेज सकते हैं, डायरेक्टर्स को भी भेजिए, उन डायरेक्टर्स को भेजिए जो उस तरह की फ़िल्में बनाते हों, जिस जॉनर की भी आपकी फ़िल्म है, और उस समय भेजिए, जिस डायरेक्टर को आप भेज रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पता कर लीजिए कि अभी ये क्या कर रहा है। अगर वो किसी फिल्म में बिज़ी है, स्पेशली जब वो पोस्ट का काम कर रहे हो या फिल्म रिलीज़ पर हो, तब तो बिल्कुल मत भेजिए, क्योंकि वो बहुत बिज़ी होते हैं। फिल्म अभी स्टार्ट हुई है, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, तो भी मत भेजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। शूटिंग जब चल रही है तब आप भेज सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बिज़ी हो चुके हैं, और वो शूटिंग जब चल रही होती है ना, तो वो रोलिंग में चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपका रूटीन बन जाता है। पहले 2-4 दिन तो बहुत हेक्टिक रहता है, उसके बाद चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती है, सब ट्यूनिंग बन जाती है, सब चीज़ें सेट हो जाती है, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। या तब सबसे सही समय है जब किसी की फ़िल्म रिलीज़ हुई हो, 10 से 15 दिन हुए हों, तब आप उनको अप्रोच कीजिए, तब बेस्ट टाइम होगा। वो आपके स्क्रिप्ट को शायद पढ़े, शायद कुछ रिवर्ट कर सके, लेकिन उसमें भी चांसेस ना के बराबर होते हैं।
तो ये दोनों चीज़ें अगर परफेक्ट नहीं है तो सही तरीका क्या है अप्रोच करने का? सही तरीका अप्रोच करने का है सोशल मीडिया है, और जो ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं, ग्रुप्स हैं, वहाँ पर लोग डालते रहते हैं कि उनको स्क्रिप्ट राइटर्स की ज़रूरत है, स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। तो वो एकदम सही तरीका है, आप जो उनको अप्रोच कर सकते हैं। लोग मोस्टली डालते रहते हैं कि हमको एक वेब सीरीज़ की ज़रूरत है, हमको ये ज़रूरत है, हमको वो ज़रूरत है। वो 80% लोग, अब उसमें भी 80% लोग वो होते हैं जो आपके स्क्रिप्ट लेंगे, उनका कुछ लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, वो सामने अप्रोच करते हैं चैनल्स को और बाकी चीज़ों को। अगर वो अप्रूव करते हैं तो वो आपको अप्रोच करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो आपकी वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसमें 20% ऐसे होते हैं जिनको सच में चाहिए वो, और उनमें से बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे और भी प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, टॉप प्रोडक्शन हाउसेस के अलावा, जिनको स्क्रिप्ट चाहिए होती है, जिनके पास एक अच्छी टीम नहीं है, जिनके पास बड़ी टीम नहीं है, जो बहुत बड़े नहीं हैं। उनको अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपका 99% काम हो जाएगा, अगर वो स्क्रिप्ट आपकी अच्छी है तो। इसके अलावा ये सबसे सही तरीका है कि आप ऑनलाइन देखिए, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, वहाँ पर अक्सर चीज़ें आती रहती हैं, इंस्टा पे भी आती रहती है, तो उसको देखिए। वहाँ पर जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमको स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, इस तरह इस जॉनर की स्क्रिप्ट चाहिए, इस तरह के स्क्रिप्ट चाहिए, हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एपिसोडिक चाहिए, वो आपका ब्रेकडाउन ज़रूरी है। एपिसोडिक ब्रेकडाउन बहुत ज़रूरी है। पीपीडी के अलावा जो मैंने चीज़ें बताई, आपका एपिसोडिक ब्रेकडाउन, आपका फर्स्ट 2 एपिसोड रेडी होने चाहिए अगर आप वेब सीरीज़ पिच कर रहे हो। तो वो बताते हैं आपको कि उनको क्या क्या चाहिए, बाइबल चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बाइबल होता है जो आपका पूरा लाइनअप होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो उसको बाइबल बोला जाता है। तो आप वो भेजिए उनको। तो वहाँ पे चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है। देखिए, बात को समझिए, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप चीज़ें अप्रोच करेंगे तो वो अलग लेवल पे आएगी, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ आप अप्रोच करेंगे तो गलत चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका ध्यान रखना है। स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है मैंने बताया आपको। प्रेजेंटेशन, आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपका हर प्रोजेक्ट का एक अच्छा फाइल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, अप्रोच किसी भी प्रोडक्शन हाउसेस को ऐसे मत कीजिए क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे शायद आपको नुकसान हो जाए। अगर वो कोई प्रोडक्शन हाउसेस, जब ये बड़ा प्रोडक्शन हाउस जब ये डालता है कि उनको स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, या कोई भी दूसरा प्रोडक्शन हाउसेस किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे ये डालते हैं कि उनको स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, तब ज़रूर डालिए, और वही सबसे सही तरीका है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं अब यहीं पर रोकता हूँ। तो आज का वीडियो मैं अभी यहीं पे फिनिश करता हूँ, और जल्दी मिलेंगे आप लोगों से दूसरे वीडियो में और दूसरे टॉपिक को लेकर, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें वापस से आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।